ठीक है। अब इसमें देखिए लीविंग ग्रुप एबिलिटी है ना, लीविंग ग्रुप एबिलिटी या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिटी, है ना। तो ये क्या है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है और इसको कैसे हम लोग रिएक्शंस में डिटरमाइन करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, और ये लीविंग ग्रुप एबिलिटी से इफेक्ट क्या होता है, रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सबसे पहले इसने एक लाइन लिखी हुई है, वीकर बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप, है ना। आपको ये लाइन बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है एज इट इज, वीकर द बेस बेटर लीविंग ग्रुप, वीकर द बेस गुड लीविंग ग्रुप। जितने वीक बेस होते हैं वो बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, है ना। अच्छा, फिर उसने ये भी बताया है कि एक गुड लीविंग ग्रुप ऑलवेज स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। बोलते हैं कि लीविंग ग्रुप जितना बढ़िया होता है, जितना लीविंग एबिलिटी ज्यादा होती है, उतना वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। आपको लग रहा होगा कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनते हैं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो एक स्टेप नहीं बनते हैं, बीच में उसमें क्या कुछ बनती है, इंटरमीडिएट बनते हैं, कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। तो ये जो लीविंग ग्रुप होता है ये ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, जितना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा उतनी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी उतना ज्यादा उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है एक गुड लीविंग ग्रुप ऑलवेज स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, और जितना ज्यादा वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही। ये स्टेट है वो इंटरमीडिएट स्टेट ना, इंटरमीडिएट स्टेट देखो एक हम आप लोगों को मैंने ग्राफ बनाना बताया था, तो ग्राफ क्या वो एक्स जो ये वैसे जीओसी में भी पढ़ा देता हूँ। किसी रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं तो एक क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे, और फिर ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर एक दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर कोई टू स्टेट रिएक्शन है तो ये जो पहाड़ी की चोटियां हैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, हाँ, और बीच में ये जो स्टेट है ये इंटरमीडिएट है, और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट की पोटेंशियल है, ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल है, ये पहाड़ी की जो चोटियां हैं ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, है ना। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की ही एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और किसी रिएक्शन में ये स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी तो पहाड़ी की चोटी थोड़ी नीचे हो जाएगी, और पहाड़ी की चोटी नीचे हो जाएगी तो वही बात है कि मॉलिक्यूल को पहले ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस पहाड़ी में चढ़ने के लिए, पहाड़ी थोड़ी छोटी हो गई तो अब उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल का सेक्शन ज्यादा होगा जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इससे इस वाले ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें होता है, तो ये बात समझ में आई बेसिक है वो, है ना। अब देखो लीविंग ग्रुप को पहचानेंगे कैसे, कौन लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग ग्रुप आपको बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही देखने को मिलेगा। लीविंग ग्रुप की जो प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी या उसकी जो जरूरत आपको देखने की जरूरत पड़ेगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पड़ेगी, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में लीविंग ग्रुप कोई होता नहीं है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी कोई लीविंग, है ना, एलिमिनेशन में होता है सॉरी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में लीविंग ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर हमने एक जनरल एग्जांपल ले लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो एक ये कंपाउंड है RLG। ठीक है, Lg जो मैंने नोटेशन यूज किया है ये लीविंग ग्रुप के लिए यूज किया, R यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप है। अब ये Nu- मतलब न्यूक्लियोफाइल ये आपके अटैक कर रहा है यहाँ पे, और लीविंग ग्रुप यहाँ पे निकल रहा है, तो एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है RNU, और यहाँ पे क्या बन गया ये Lg-, तो Lg- को यहाँ में हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे ये लीविंग ग्रुप है, Lg- जो निकल रहा है यही तो लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं उसमें लीविंग ग्रुप नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है,
क्योंकि जब वो निकलेगा तो बॉन्ड पर लेके भागेगा। ज्यादातर लीविंग ग्रुप के एटम जो होते हैं वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जब बॉन्ड टूटता है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लीविंग ग्रुप पूरा पूरा लेके भागता है। तो ज्यादातर मैक्सिमम केस में आप यही देखोगे कि लीविंग ग्रुप में क्या कौन सा चार्ज नजर आएगा, नेगेटिव चार्ज। बट नॉट ऑलवेज, कुछ ऐसे केस होते हैं कई बार लीविंग ग्रुप न्यूट्रल स्टेट में होता है, जैसे N2 गैस है ना, सेंडर रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें N2 गैस जो निकलती है वहां N2 लीविंग ग्रुप होते हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि लीविंग ग्रुप हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने को मिलेगा कि लीविंग ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पहचानना है, यहाँ पे हम लोग को बात करनी है कि अगर अगर अलग-अलग तरह की रिएक्शन दे दी जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा है, बेटर लीविंग ग्रुप है, इसमें ज्यादा एवरेज टाइप का है, इसमें बैड लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप की एबिलिटी कैसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बात है, लीविंग ग्रुप को देखने के लिए बस आपको एक ये लाइन याद रखनी है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। weaker bases are always good leaving group, बस इतना चमक के याद कर लो, लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखना आप सीख जाओगे। weaker the base better living group, weaker bases are always good living group, weaker base हमेशा क्या होते हैं, good living group। ये चीज हमें अब आप लोगों के साथ ये कैसे हमें कौन अच्छा बेस कौन बेकार बेस है, तो इसके लिए GOC2 चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ का कंक्लूजन GOC2 में इसलिए पढ़ा जाता है कि आने वाले भविष्य में जब ये पढ़ो लीविंग ग्रुप एबिलिटी तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर भी यहाँ पे फिर एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने GOC2 नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से पढ़ा देता हूँ। तो बेस जो है वो ज्यादा, मतलब अगर वीकर बेस होगा वो ज्यादा, हाँ इसका रीजन भी आता है समझ। पहले चलो चेक करना सीख लेते हैं इसका रीजन क्या है। तो हाउ टू चेक बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप है, क्या क्या तरीका है, कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि बेस हमारा अच्छा लीविंग ग्रुप है या बेस लीविंग ग्रुप की बेसिसिटी कम है ज्यादा है, कैसे कम करेंगे। तो उसके लिए सीधे ब्रॉन्स्टेड लॉ की थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले क्या करते हो, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है मेक कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। सबसे पहले जिस भी लीविंग ग्रुप को चेक करने को बोला जाए कि बोले अच्छा लीविंग है बेकार ऑर्डर पूछे, तुरंत उसका कॉन्जुगेट एसिड बना लेना। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड लॉ की थ्योरी बोलती है कि बेस में जैसे एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं तो उसका रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। ठीक है, बेस में आपको क्या ऐड करना है, एक H+ आयन ऐड कर देना, एक प्रोटॉन, एक ही जोड़ना, दो ना जोड़ना। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस एसिड का एक ही प्रोटॉन ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो केवल एक H+ आयन आप ऐड कर देना तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। उसको मैंने Hb यहां लिख दिया क्योंकि बेस को मैंने B से रिप्रेजेंट किया है, B- से। ठीक है, तो B- मान लो बेस है ना, और ये एक प्रोटॉन इसमें जोड़ेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और अब ये लगाएंगे कौन अच्छा है, तो ये याद करो ब्रॉन्स्टेड लॉ की थ्योरी क्या बोलती है कि बेस जितना वीकर होगा उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जस्ट अपोजिट होता है, या ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, उतना वीक होगा। अच्छा, हम लोग को क्या देखना है, लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा, जो जितना वीक बेस होगा। लीविंग ग्रुप जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। इसका मतलब अगर हम लोग मान ले कि ये भैया बहुत वीक है, बेस बहुत वीक है ना, वीक बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनना चाहिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका मतलब जिस लीविंग ग्रुप का कॉन्जुगेट एसिड जितना स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा वो उतना ही बढ़िया क्वालिटी का होगा लीविंग ग्रुप। तो हम लोग जैसे बेसिसिटी चेक करने की बारी आएगी तो हम लोग उसमें एक H+ आयन कट जोड़ देंगे और उसके रिस्पेक्ट में क्या बना देंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और एसिडिक कैरेक्टर चेक करना हम लोग ने खूब पढ़ लिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होगी, है नहीं होगी तो बता देंगे, जब आपने नहीं पढ़ा तो कोई परेशानी नहीं है। तो वीक बेस में हम लोग H+ आयन ऐड कर देंगे तो उससे इसमें कॉन्जुगेशन बन जाएगा। और कॉन्जुगेट एसिड की हम लोग क्या चेक करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर। ये कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग एसिडिक नेचर का होगा वो बेस उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप देता है। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो बस फिर थ्योरी इसमें इतनी ही है, लीविंग ग्रुप देखने का बस यही एक तरीका है, और इसी को समझ लो तो सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आप कर जाओ, तो एग्जांपल पे फिर आ जाते हैं, है ना। ये थ्योरी, ये इतना जरूर नोट कर लो, थ्योरी इतनी ही है बस, लीविंग ग्रुप में इतनी ही कहानी है बस, वो पता होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी जो है फिर अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ डिफरेंट आपको लीविंग ग्रुप दिखाए जाएंगे, और उन लीविंग ग्रुप को उनके बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना होगा हम लोग, है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको सभी को, बेस जितना वीक होगा तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट उतना रिलेटिवली क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और उतना ही अच्छा वो कॉन्जुगेट, उतना ही अच्छा वो लीविंग होगा, है। बेस जितना वीक होगा उतना ही अच्छा लीविंग होगा। अब जैसे आपको पहले एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, आपको चार उसमें नेगेटिवली चार्ज आयन दिखा है, वो सब हैलाइड आयन है, Cl Br I-, और यहाँ पे इनको हमने बेसिसिटी के ऑर्डर में नहीं, लीविंग ग्रुप एबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछना है कि इनमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके बना डालेंगे कि आप कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। हम लोग खटाखट क्या करेंगे, सब में एक एक प्रोटॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब भैया हमें पता लगाना है कि कौन अच्छा मतलब किसकी बेसिसिटी कम है, तो बेसिसिटी कम चेक करने के लिए हमें इनके क्या बनाने पड़ेंगे, रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड, सब में एक एक प्रोटॉन ऐड कर दो। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग HCl में I माइनस में एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अच्छा HBr, इसमें क्या बन जाएगा, HBr, Cl माइनस में HCl, F माइनस में HCl, तो ये आपने रिस्पेक्टिव क्या बना लिए, कॉन्जुगेट एसिड। अब इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, HCl, है। तो HCl सबसे वीकेस्ट एसिड है, सर HI है इसमें, ठीक है। क्योंकि क्यों, रीजन क्या है, HI क्यों सबसे अच्छा है, हाँ, क्योंकि I माइनस का साइज सबसे बड़ा है, इसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो HI हैलोजन के हाइड्रा एसिड में, हैलोजन के हाइड्रा एसिड में एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर ये होता है डाउन, या फिर आपको ऐसे 11 में पढ़ा दिया जाएगा कि डाउन टू ग्रुप जाने पर हाइड्रा एसिड की एसिडिकेशन बढ़ती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे अच्छा एसिड है HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे क्या होगा, वीकर होगा, तो जो जितना वीकर है उतना ही अच्छा क्या है, लीविंग ग्रुप है, जो जितना वीकर बेस है वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो एसिड सबसे अच्छा HI स्ट्रॉन्गर है, उसका कॉन्जुगेट जो है वो उतना ही वीकर बेस, और वही सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप। इसका मतलब सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, I माइनस, बस यही आंसर है, ठीक है। तो यही आपका लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिकेशन का ऑर्डर होगा, एक तरह से वही लीविंग ग्रुप का ऑर्डर है, क्योंकि तो उसके रिस्पेक्टिव बेस उतने ही वीक होंगे, तो भी हाँ, ये ऐसे हर केस में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो उसमें बस एक ही इसमें कॉन्सेप्ट ही है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको बेसिक एसिडिक कैरेक्टर बस थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसे इनमें चलो आप ही को बता रहा हूं, सेकंड वाले एग्जाम वाले इनमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होगा, F माइनस, F माइनस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इनके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, सब में एक एक प्रोटॉन ऐड कर दो, सब में एक एक प्रोटॉन ऐड कर दो, ठीक है। तो CH3 माइनस एक प्रोटॉन ऐड करेंगे, मीथेन बनेगा, मीथेन मतलब एल्केन बन गया,
ठीक है। H2 एमाइड आयन, एमाइड आयन में एक प्रोटॉन ऐड करेंगे, कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस। OH माइनस से प्रोटॉन ऐड करेंगे वाटर, और इसमें H ठीक है। अब ऐसे समझो, वाटर होता है न्यूट्रल, उसका pH 7 होता है, अमोनिया होता है बेस, तो उसका pH 7 से भी कम होगा, और HF है ऐसे तो उसका pH 7 से कम होगा। तो और बाकी जितने एल्केन होते हैं वो अमोनिया से भी वीकर बेस होते हैं। ये या तो जीओसी में ऑर्डर आप लोगों को बताया था, ऐसी कॉफी जल में अल्कोहल लीन। हेलो सलमान वाली कहानी बोले हैं, सलमान से बाबा सलाम दे, तो उसी में लास्ट में नहीं आता ऐसी कॉफी जल में अल्कोहल, ऐसी मतलब एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड के बाद कॉफी मतलब कार्बोनिक एसिड हो गया, पी से फिनॉल हो गया, तो एसिटिक एसिड फिर कार्बोनिक एसिड फिर फिनॉल, फिर जल मतलब वाटर, उसका अल्कोहल मतलब आरओएच, ठीक है, और अल्कोहल जल में अल्कोहल लीन मतलब एसिटिलीन, CH डबल CH। तो उसके बाद फिर अमोनिया आता है, फिर एल्केन, एल्कीन आती है, फिर एल्केन आता है। अगर ये नहीं याद है तो उसको मैं लिख देता हूँ जैसे, तो या इन्हीं चारों में लिख देता हूँ, इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? अच्छा, फिर COC2 में एक पढ़ा जाता है और पढ़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया HF सबसे अच्छा एसिड है। और जो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, मतलब सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड HF है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा? ठीक होगा, और उतना ही अच्छा क्या होगा? लीविंग ग्रुप होगा। तो इसका मतलब लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर जस्ट ये हो जाएगा, लीविंग ग्रुप, ठीक, बोलो। अच्छा, ये एक ऑर्डर जो लिख देता हूँ कुछ बच्चों ने शायद अभी पढ़ा नहीं, तो आपको आइडिया होना चाहिए बेटा इस चीज का। तो एक जनरल ऑर्डर है, उसको मैं लिख देता हूँ, इतना भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। जनरल ऑर्डर ऐसे रिएक्शन है, तो इसमें याद कर लीजिए कि सबसे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है? सल्फोनिक एसिड, है ना, सलमान से कहानी शुरू हुई ना, सलमान मतलब सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर सलमान फंसे किसके साथ? बाबा, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन, हाँ, तो सलमान के साथ फिर बात कौन सा था? फंसे, फंसे मतलब फॉर्मिंग एसिड, सलमान फंसे बाबा आसाराम, बाबा मतलब बेंजोइक एसिड, बाबा सर मतलब हाँ बेंजोइक, हाँ बेटा लास्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देख सकते? हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी देख सकते हैं, बिल्कुल उसको कोई गलत नहीं, हाँ, क्योंकि जब हम लोग एसिडिक कैरेक्टर चेक करते थे तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जस्टिफाई करते थे सर, है कोई कह देगा नहीं हम नहीं मान, हम लोग तो ये बोलते थे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होती है ना, तो जब उसका H निकलेगा तो वो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज फ्लोराइड एटम होगा, है, तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जनरल ऑर्डर बताया जा रहा है, तो सलमान फंसे बाबा आसाराम के साथ, है, आसाराम से क्या है? एसिडिक, आसाराम, ठीक। फिर दोनों लोग फंस गए थे तो जेल में क्या कर रहे थे? हाँ कॉफी बना रहे थे, है ना, और ऐसी कॉफी बना रहे थे जिसमें जल में अल्कोहल मिला के लीन हो रहे थे, समझ गए? अब देखो दोनों लोग एक ही जैसे मिल गए तो क्या करेंगे? तो क्या हो गया, जब मिल बैठे तो यार, तो यही होगा, तो सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, इसके बाद देखो ऐसी कॉफी, कॉफी मतलब कार्बोनिक एसिड, सलमान फंसे बाबा आसाराम के साथ, फंसे से फॉर्मिक एसिड, सलमान से सल्फोनिक एसिड, फंसे से फॉर्मिक एसिड, बाबा से बेंजोइक एसिड, आसाराम से एसिडिक एसिड,
और फिर वो क्या कर रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं। कॉफी मतलब कार्बोनिक एसिड, कॉफी में दो है, कार्बोनिक और पी फॉर्म फिनॉल। और उस कॉफी में क्या है, ऐसी कॉफी जल में अल्कोहल लीन, लीन मतलब एसिटिलीन। उसके बाद अगर देखो, अच्छा यहां तक एसिड होते हैं, फिर बेसिक रेंज में पहुंच जाते हैं, इसके अमोनिया आ जाता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्केन लिखना है। एल्कीन थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होती है, एल्केन एल्कीन पहले लिख लेना, एल्केन सबसे बाद। तो कम से कम थोड़ा सा आपको रफ आइडिया हो गया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इससे। अब जैसे ये वाला तो कर डालो, इसका फायदा मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, आने का फायदा मिल जाएगा। देखो इसमें इनकी हमें लीविंग ग्रुप मल्टी करानी, सब क्या करो, सबके बना डालो कॉन्जुगेट से, फटाफट सब में एक H का साइन ऐड करो और फिर उनका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करो, है ना। देखो तो पहले वाले में RCOO माइनस में एक प्रोटॉन ऐड करेगा तो क्या बना देगा ये R0, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये है ना, ठीक। अच्छा क्योंकि R की जगह तो कुछ भी हो सकता है। अब PHO माइनस, ये तो फिनॉल बना दिया भाई इसने, तो PHOH फिनॉल बन गया, ये तो पानी बन गया वाटर, और ये एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, है ना, फिर फिनॉल आएगा बेटा, फिर पानी आएगा, फिर एल्कोहल, मतलब यही ऑर्डर है इनके एसिडिक कैरेक्टर का। तो इस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इनके कॉन्जुगेट का बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा होगा, और जितना वीक, जितना बेकार बेस है उतना अच्छा लीविंग ग्रुप है। इसका मतलब सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप में कौन है, RCO, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना वही आंसर भी है इसमें, तो ठीक है। तो ये हो गया लीविंग ग्रुप एबिलिटी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बच्चा इसको नहीं क्लियर हो रहा है, बिल्कुल उसको पूछिए, क्लियर करके ही आगे बढ़िए, ठीक है। है ना, चलो अच्छा। अब ये वाला चलो आप लोग बताओ, SH माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप है कि OH माइनस, क्यों। हाँ बताओ, बताओ आंसर सही तुम्हारा, रीजन बताओ। एस का साइज बड़ा, ठीक ठीक है, सही है, ठीक है। आप अगर बॉस्टन लॉ थ्योरी के हिसाब से देखो तो दोनों में के प्रोटॉन ऐड कर दो, तो ये बना गया H2S, वो वाटर, और वाटर न्यूट्रल होता है ना। ये आप लोगों को पता नहीं पता है कि 16th ग्रुप में, 16वें ग्रुप में, ये जो है ना सबसे अच्छा ग्रुप माना जाता है 16 ग्रुप में, उसमें सबसे ऊपर बैठा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, पोलोनियम, डायरेक्टली उसको गोली मारो हटा उसको। अब इनके बना दो सबके हाइड्राइड, सब में दो दो हाइड्रोजन ऐड कर, सबके बाइवैलेंट होते हैं ना सब में, तो सब में दो दो हाइड्रोजन ऐड करके इनके से। तो अब बताओ इनमें एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, जैसे हैलाइड आयन में ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, ऐसे ऑक्सीजन फैमिली बढ़ रहा है। तो इसमें अगर केवल H2S और H2O ही में पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है, H2S, ठीक है। उसका रीजन ये कि उसका जब H निकलेगा तो निगेटिव चार्ज बड़े एटम थर्ड पीरियड के एलिमेंट पे डिस्पर्स हो जाएगा, और निगेटिव चार्ज बल्कि एटम पे ज्यादा डिस्पर्स होकर स्टेबलाइज हो जाता है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, H2S, है ना। H2S is a stronger acid than water, बोल सकते हैं कि H2S is more acidic than water, H2S वाटर ज्यादा एसिडिक है। तो जो इनके एसिडिक स्टेट का ऑर्डर है वही उनके कॉन्जुगेट आयन का बेसिसिटी का उल्टा ऑर्डर होगा, लेकिन बेस जितना वीक उतना अच्छा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली लीविंग ग्रुप का ऑर्डर वही आ जाता है जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, कॉन्जुगेट आयन का जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वही लीविंग ग्रुप का ऑर्डर है। SH माइनस अच्छा एसिडिक। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं।
इधर क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एक टी ब्लॉक का अच्छा क्वेश्चन भी है, जब ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे तो वहां ये ऑर्डर आपसे कई बार आएगा सामने। ठीक है, इनके हाइड्रो एसिड मॉडल। अच्छा ये बता दी NH2 माइनस और N2, इसमें बताइए अच्छा नहीं है कौन सा है? N2 अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था कि सभी निगेटिवली चार्ज थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, एक निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है और एक न्यूट्रल स्पेसीज है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूट्रल स्पेसीज, न्यूट्रल लिविंग ग्रुप आर ऑलवेज वेरी 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 गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, है ना, क्योंकि न्यूट्रल स्पेसीज हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। अगर एक ऐसे समझो, एक रिएक्शन में N2 जीरो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ निकल रहा है, मतलब नेट चार्ज पे जीरो है, और एक में NH2 -1 के साथ निकल रहा है, तो -1 या ऐसे नहीं ना, उसके चेहरे पे टेंशन नहीं दिख रहा, -1 मतलब इलेक्ट्रॉन लेके भागा है भाई, किसी का कोई तुम लेके भागो तो दिमाग में टेंशन नहीं रहता है, अगर कल को मिल जाए पढ़ के भागे ना, है ना। तो ये बिल्कुल फ्री हो गया, बिल्कुल आप सब छोड़ छाड़ के गया है, फ्री है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। तो जितने भी न्यूट्रल स्पेसीज होते हैं वो सारी माया मोह से मुक्त होते हैं, और ये तो अपने सर के ऊपर देखो लोन लिए घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये टेंशन में जिएगा बेचारा। तो वही कहानी, तो इसमें हम लिख लो इस बात को, न्यूट्रल न्यूट्रल लिविंग ग्रुप आर ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप देन नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप। तो चार्ज वालों से न्यूट्रल अच्छे होते हैं, इसमें वो कॉन्जुगेट बनाए जो होती नहीं, सीधे बोलो, है ना। तो लिख लो इसमें न्यूट्रल न्यूट्रल लीविंग ग्रुप आर ऑलवेज गुड better leaving ability than negatively charged leaving group। ठीक है, तो इसमें सीधे से बोलिए कि L2 जो है वो एमाइड आयन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है। और एक सैंडलर रिएक्शन, गार्टर में रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन चैप्टर में, वहां पे N2 ही लीविंग ग्रुप होता है, N2 न्यूट्रल फॉर्म में निकलता है, ठीक है। नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं कहते, उसमें चार्ज के बेसिस पे कुछ नहीं कह सकते, उसमें तो फिर वही कहानी कि उनके क्या बनाओ कॉन्जुगेट, वो ये कहानी न्यूट्रल और चार्ज वालों में चल जाएगी, लेकिन दोनों चार्ज तो फिर देखना पड़ेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा, उसके बिना बनाया नहीं बना पाएगा कोई भी, है ना। क्लियर हुआ? पॉजिटिव, ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज स्पेसिफिक लिविंग ग्रुप की तरह इससे बिहेव करते हैं, है ना, आपको बहुत रेयरली है मिलेगा। अच्छा, एक ये भी दे दो भैया, ये चलो आप लोग बताओ, इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, इन दोनों में बढ़िया वाला लिविंग ग्रुप कौन सा है? कैसे हुआ है? तो पहले तो सबने एक एक प्रोटॉन चिपका दो, तो ये तो बन गया सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इन दोनों के एसिडिक कैरेक्टर देखना है, तो इसकी पैरा में NO2 जो बैठा हुआ है वो खतरनाक तरीके से खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, -I से भी -N से भी, NO2 बहुत खतरनाक खींचू ग्रुप होता है ना। लेकिन मेथिल बेचारा दानवीर टर्न है ना, इसने देना सीखा है लेना नहीं, तो +I से देगा सिग्मा, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही रहोगे, ठीक है। तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर वाले जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं, और +I मतलब डोनेटिंग नेचर वाले घटा देते हैं। तो इन दोनों में अच्छा एसिड कौन सा है? पहला वाला, और जो अच्छा एसिड है ना, अगर यही H+ हटा दे तो उनका लीविंग ग्रुप एबिलिटी का भी वही आंसर होगा, जो उनके एसिडिक कैरेक्टर का आंसर है वही उनके लीविंग ग्रुप एबिलिटी का आंसर होगा, ठीक है, क्लियर।
आगे बात, ये आपको समझना है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। बेटा आपको समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, चलो इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं। सीधा आपको बताओ कि जैसे एक में उसने बैठा दिया मिथिल, अच्छा जैसे ये दोनों तो है ही है ना, एक और लिख देते हैं उन तीनों में बताओ आप लोग। और यहाँ बैठा दिया OCS3, अब बताओ अब इन तीनों में कम कर रहे हो। पहले वाले को ए बोल दिया सबसे ज्यादा, अभी भी NO2। सेकंड नंबर में सी वाला, फिर बी वाला, क्योंकि यहाँ पे ये प्लसम लगाने लगेगा, तो प्लसम तो और ज्यादा डोमिनेट होगा, प्लस आई और हाइपर कंजम्पशन दोनों पे डोमिनेट होगा, तो ये वाला एसिडिक और कम कर देगा इसका, मतलब ये वाला एसिड और कम कर देगा, और जितना एसिड कम हो जाएगा तो उतना लिविबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अच्छा अब जैसे ये वाला आप लोगों को बताना है, एक क्वेश्चन है आपकी सीट का ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज ऑब्लिगेट MCQ है, ये क्वेश्चन एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, बस एक आंसर आ जाए तो कुछ मत हो जाए ना, बाकी भी चेक करें। तो इसमें बताओ करेक्ट ऑर्डर कौन कौन से दिख रहा है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ये ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, जैसे इन दोनों में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? दूसरा मतलब बी कह रहे हो ना? हाँ ऑप्शन बी सही है, ए नहीं है। ए में देखो ये प्रोटॉन जब ऐड करेंगे तो सल्फोनिक एसिड बना देगा, है ना, बोलो भाई, और इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड सल्फोनिक एसिड से तो लेस एसिडिक होता है, सलमान पहले आए तो बाबा बाद में आ गए, सल्फोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, है ना, तो ए तो है ही है, मतलब ए है, और ये क्वेश्चन एमसी इज ऑब्लिक आर से ये समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो बाकी भी चेक हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, चारों सही है, तो चेक करा जाए। अब सेकंड वाला भी आपका सही है, करेक्ट है ना, क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड बनाएगा इस तरह का CF3SO3H पहला वाला, और ये बनाएगा सल्फोनिक एसिड CCl3SO3H, और इसमें इसका माइनस आई ज्यादा होता है, CF3 का माइनस आई CCl3 से ज्यादा होता है, तो जो जितना विट्राइल नेचर का ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक नेचर वाले किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जितना विट्राइल नेचर का ग्रुप लगा हुआ है उतना एसिडिक इफेक्ट उसका बढ़ जाएगा, तो डी भी सही है। सी वाले में हाँ इसमें साइज इफेक्ट आ जाएगा, आई बहुत नीचे बैठा हुआ है, ये बहुत बल्कि है ना, सीएन उतना बल्कि सेकंड पीरियड का है, तो निगेटिव चार्ज बल्कि एटम पे ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया वहां, अगर वो आई माइनस को दिखा देता कि ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है तो सही हो जाता, और ये वाला भी बता दो। हाँ वो देखो मैंने डायरेक्ट स्टेबिलिटी देख ली, कोई बात नहीं, आप वैसे करो, पहले एक एसएस में जो दो HCl बन गया और एक एचएस में HI, और HI हेलोजन के हाइड्रा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, HCl HBr HI ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HF वीक होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है, और HCl तो बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा होगा, HCl का Ka होता है 10 की पावर -9 ऑर्डर का, बहुत वीक एसिड होता है, बेस नहीं वीक एसिड, HCl बहुत वीक एसिड, बहुत पार्शियली आयनाइज्ड होता है, HCl बहुत वीक एसिड होता है ना, बाकी हेलोजन के हाइड्रा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में, एक मैंने आप लोगों की लिस्ट लिखवाई थी, स्ट्रॉन्ग एसिड एक जगह लिखवा दिए थे आयनिक इक्विलिब्रियम में, वीक एसिड एक जगह, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस एक जगह, वीक बेस, उसमें अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड की कैटेगरी में, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ज्यादा अच्छा एसिड ये है HI, तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी I माइनस की ज्यादा होगी, ठीक है, और ये दोनों में देख लो बेटा, दोनों में एक प्रोटॉन ऐड हो,
ये बना दिया अमोनिया, अमोनिया तो बेस होता है, और ये पानी, पानी अमोनिया से ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। पानी का पीएच 7, अमोनिया का तो 7 से भी ज्यादा, तो बेसिक रेंज में आ गया। तो ज्यादा एसिडिक वाटर तो लीविंग ग्रुप अच्छा OH माइनस होगा, लेकिन इसने गड़बड़ बोल दिया तो हटाओ दो इसको, दो सही है, ए बी दो सही है, ठीक है, क्लियर हो गया बात है ना। तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ देखना ही नहीं है ना, सीधे सीधे आप देख लो, जो भी वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप है। अब ये कुछ बहुत पॉपुलर कॉन्जुगेट, ये बहुत पॉपुलर लीविंग ग्रुप है, इनको भी नोट कर लीजिए। ये पूरी ऑर्गेनिक में आगे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी रिएक्शन में, है ना। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में ये लीविंग ग्रुप आपको बार बार जोड़ जोड़ के दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये एक आयन है, देखो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेट आयन, ये तो दिख रहा होगा सल्फोनेट आयन, और उसमें बेंजीन में पैरा पे लगा दिया गया है मिथिल, इसका नाम लिख लीजिए, टॉर्सलेट आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टॉर्सलेट आयन, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है टॉर्सलेट आयन। या इसका एक शॉर्ट नोटेशन भी यूज किया जाता है, OTS। आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो कई बार ये पूरा, क्योंकि इसका ये स्ट्रक्चर काफी बल्कि टाइप का है, तो पूरा स्ट्रक्चर ना बना के OTS लिख दिया जाएगा, कहीं भी O के साथ TS लिख दिया जाएगा, समझ जाना वो टॉर्सलेट उसके साथ जुड़ा हुआ है। टॉर्सलेट बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि क्योंकि इसका एसिड सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बना रहा है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड सल्फोनिक एसिड ही होता है, तो टॉर्सलेट एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब इसी टॉर्सलेट की पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अगर लगा दिया जाए, है ना, तो ये पैरा ब्रोमो टॉस है ना, ये सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेट, पैरा ब्रोमो सल्फोनेट उसको बोलते हैं। तो इसका भी एक नाम होता है, इसको बोलते हैं बोर्सलेट, इसको क्या बोलते हैं, इसका भी शॉर्ट OBS। ये भी एक गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। अच्छा, इन दोनों में अगर कंपेयर कोई करने को बोले कि बताओ टॉर्सलेट अच्छा है लिविंग ग्रुप की बोर्सलेट, उसमें है कि ब्रोमीन का -I डोमिनेंट है ना, तो इन दोनों में तो बोर्सलेट हो गया अच्छा भैया। अब मैं अगर यहाँ लगा दूं NO2 पैरा पे, तो इसको बोलते हैं नॉर्सलेट, इसका भी नाम लिखो, नॉर्सलेट। ONS, नॉर्सलेट बोर्सलेट से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे -I भी लग रहा है और -M भी लग रहा है, खतरनाक खींचू है। जबकि हेलोजन में -I को अपोज कर रहा है प्लस, वैसे डोमिनेंट हेलोजन का -I ही होता है, हेलोजन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिटाइन नहीं होता। अब इसके आगे लिखा हुआ है CH3CSO3, इसको ट्रिप्लेट, इसको कौन सा आयन बोलते हैं, ट्रिप्लेट आयन, ट्रिप्लेट आयन। और ट्रिप्लेट आयन जो होता है वो नॉर्सलेट से भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें ये बोला जाता है कि इसका जो -I इफेक्ट होता है, 3 फ्लोरीन का जो -I इफेक्ट होता है, देखो SO3- तो कॉमन ही है, SO3- तो कॉमन ही दिख रहा है, लेकिन 3 फ्लोरीन का जो कलेक्टिव -I इफेक्ट होता है वो -M पे भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट है ना, क्योंकि इसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी जो देखी जाती है रिएक्शन में रेट के बेसिस पे, तो ट्रिप्लेट आयन की लीविंग ग्रुप एबिलिटी नॉर्सलेट से भी ज्यादा होती है। और एक सबसे सुपर लीविंग ग्रुप बोला जाता है, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, C4H9SO3-, इसको नोना फ्लेट बोलते हैं। इसमें आप समझ पा रहे हो, इसमें 4 कार्बन की चेन लगी हुई है, और हर एक कार्बन पे क्या जोड़ दिया गया है, फ्लोरीन, मतलब H हटा के ब्यूटिल के H हटा के 9 फ्लोरीन जोड़ दिए हैं, तो लास्ट में SO3- है। तो इन 9 फ्लोरीन का जो कलेक्टिव -I इफेक्ट है वो 3 फ्लोरीन पे तो भारी पड़ेगा, है ना। तो इसका लीविंग, ये सबसे अच्छा लीविंग, इससे अच्छा लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसी ग्रुप की नहीं होती है। H नहीं है,
फ्लोरीन लगा C4F है ना ये। अब फिर आपके मन में आ रहा हो अच्छा सर ऐसे तो 5 कार्बन की चेन बना दो, फिर सबने एक एक सबने फ्लोरीन और बढ़ा दो, 11 फ्लोरीन लगा दो, जब 6 कार्बन चेन 13 फ्लोरीन लगा दो, ऐसे तो बढ़ता ही रहेगा। तो वो फिर नहीं बढ़ता है, उसका रीजन ये है क्योंकि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। चौथे कार्बन के आगे आप लगाओगे तो वो आई इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अगर 4 कार्बन से ज्यादा चेन बढ़ाएं और फिर और सारे 15-20 फ्लोरीन लगा दें, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सबसे सुपर लीविंग ग्रुप यही कहलाता है, नोन ऑफ प्लेट इसको बोलते हैं। और लिख लो दिस इज कॉल्ड सुपर लीविंग ग्रुप, सुपर डुपर लीविंग ग्रुप। इससे अच्छा कोई है ही नहीं लीविंग ग्रुप, सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप यही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पूछ दिया जाए सुपर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, तो ये नोन ऑफ प्लेट याद रखना, ये कहीं दिख जाए तो इससे अच्छा कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं होता, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप ही सबसे ज्यादा। तो ये जितने अब देखो सबके नाम के लास्ट में लेट आ रहा है, अगर ध्यान से देखो लेट 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 लेट, तो ऐसे ये थोड़ा सा फनी उसमें मैं बताता हूँ, ऐसे याद करना जितने लेट है ऑल लेट आर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, है ना। जिसके नाम में लेट आ रहा है ट्रिपलेट, टॉसलेट, बोर्सलेट, नॉसलेट, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि लेट वाले जितने हैं, मान लो कई बार ऐसा भी होता है ना कि स्ट्रक्चर नहीं देगा, वो केवल नाम लिख देगा, एक ऑप्शन में ट्रिपलेट लिख देगा, एक ऑप्शन है तो लेट अगर लगा हुआ है नाम के आगे तो समझ जाना वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ऑल लेट आर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बात हम लोग को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक, और इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है नोना प्लेट सुपर लिविंग ग्रुप, सुपर लिविंग ग्रुप इसी को बोला जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। बोलो वो ऐसे ही याद करने के लिए बस लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके नाम के आगे लेट लग गया वो हो गया एक्सीलेंट, ना नाम के पीछे आगे आगे लगने का मतलब अलग हो जाता है ना। आगे मतलब अच्छा देखो, अब इसमें क्या है कि कंपैरिजन ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी अमंग द एसिड डेरिवेटिव में हम लोग आ जाते हैं। एसिड डेरिवेटिव में कंपेयर करें कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। सब सारी एसिड डेरिवेटिव होते हैं, इनकी सब रिएक्शन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे ईस्टर एक लिविंग ग्रुप, ईस्टर एक एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एसिड एल्डिहाइड हैलाइड। अब इनके स्ट्रक्चर को लिख लेता हूं, इनके स्ट्रक्चर जब लिखूंगा तभी समझ में आएगा आपको कि कैसे कंपेयर किया जाए। भाई ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें लीविंग ग्रुप कौन सा है बता सकता है कोई? आरसीओ के आगे जो भी जुड़ा हुआ है वो लीविंग ग्रुप है। ईस्टर में लीविंग ग्रुप ये होता है OR, है ना। और जब किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है ना, तो निकलता यही है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा तो भैया यही निकलेगा OR-। तो इसमें मैं केवल लीविंग ग्रुप ही लिखे दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पे चेक तो लीविंग ग्रुप का करना है। तो ईस्टर में जो लीविंग ग्रुप होता है वो OR- होता है ना। ईस्टर का लीविंग ग्रुप क्या हो गया OR-। ईस्टर का लीविंग ग्रुप हो गया OR-। ठीक, अच्छा ऐसे ही एसिड डेरिवेटिव में एसिड एनाइड्राइड को अगर देखें, एसिड एनाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता RCOO। हाँ ठीक है, और इसमें कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो बताओ बेटा इसमें लीविंग ग्रुप बताओ कौन सा होगा? सी होगा, OCOR। RCO के आगे जो भी लिखा हुआ है एसिड डेरिवेटिव सीधा फंडा है, R और C डबल बॉन्ड O के आगे जो भी लिखा हुआ है वो सब पूरा पूरा लीविंग ग्रुप होता है। इसमें भी आप जब रिएक्शन देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो यही निकलेगा पूरा पूरा, ये OCOR, O पे निगेटिव चार्ज आ जाया करेगा उस केस में। ठीक है, तो एसिड एनाइड्राइड में लीविंग ग्रुप ये बन जाता है। फिर आते हैं एसिड, ये मैंने एसिड एनाइड्राइड पहले बता दिया क्या? चलो अच्छा कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर देते इसको नीचे कर देते हैं।
ठीक है। अब देखो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में आ जाते हैं। एसिड क्लोराइड में बताओ भाई लीविंग ग्रुप कौन सा होता है? एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला RCOCl है ना, Cl माइनस हो जाएगा। एसिड क्लोराइड में तो सिंपल बोल सकते हो कि लीविंग ग्रुप कौन है, लीविंग ग्रुप है ये। हाँ हैलाइड में वो ज्यादातर तो Cl ही देखने मिलता है सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा ना, तो होने को तो ब्रोमाइड आयोडाइड भी हो सकता है। तो अभी मैं तो सबसे उसमें मोस्ट रिएक्टिव है वो क्लोराइड वाला ही होता है, वही वाला लिख रहा हूँ। फिर एमाइड आ जाते हैं। एमाइड का जनरल फॉर्मूला RCONH2 और इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो कौन निकलेगा? NH2-। ये लिखेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भैया सब जितने भी एसिड डेरिवेटिव है सब में कोई ना कोई तो लीविंग ग्रुप बैठा हुआ है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि इनमें लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब इन चारों एसिड डेरिवेटिव को लीविंग ग्रुप एबिलिटी के ऑर्डर में लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो हम लोग क्या बनाएंगे, इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे है ना। तो बनाना हो सबके कॉन्जुगेट एसिड। देखो इसमें Cl माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, फिर RCO माइनस का क्या बनेगा, कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा है ना। फिर OR माइनस का अल्कोहल बन जाएगा और एमाइड आयन का अमोनिया। और यही इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। HCl आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड से अच्छे एसिड होते ही हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलेटिवली वीकर होता है। तो HCl सबसे अच्छा एसिड है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फिर अल्कोहल, लास्ट में अमोनिया। तो ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया ना एसिडिक। तो जो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही उनके जो एनायन है उनके लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर है। इसमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? Cl माइनस। फिर ये RCO माइनस, फिर ये। इसका मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे इन चारों एसिड डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में रेट का ऑर्डर लिखो, बताओ क्या होगा। तो रेट के ऑर्डर में सबसे आगे किसको खड़ा कर दूंगा, मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इनमें से हुआ करेगा किसका, एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होती है ना। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें यही ऑर्डर हम लोग वहां पे लिखा करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है एसिड इन चारों में सबसे तेजी से एक रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड। सेकंड नंबर में एसिड एंड एनाट्राइड रिएक्ट किया करेगा, क्योंकि उसका लीविंग ग्रुप उससे थोड़ा सा वीक है ना, लेकिन बाकी उससे अच्छा है। और इससे भी कम रिएक्टिविटी किसकी, ईस्टर की। और इनमें सबसे कम सबसे लीस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव एमाइड होते हैं बेटा। सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो एसिड डेरिवेटिव में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो एमाइड होते हैं। तो ये ऑर्डर भी हम लोग के बड़े काम का है। ठीक है, 4 ही एसिड डेरिवेटिव होते हैं, उनमें रिलेटिव ऑर्डर आप लोगों को ये याद ही कर लेना। लास्ट में जो ऑर्डर आ रहा है ये वैसे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। तो एसिड डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड, सेकंड नंबर में एसिड एल्डिहाइड, थर्ड नंबर में ईस्टर, सबसे लीस्ट रिएक्टिव एमाइड। ठीक है, ये आप लोगों को बताना। क्लियर है सभी को? फिर अब लास्ट में बैड लीविंग ग्रुप भी पढ़ा चाहिए ना, गुड लीविंग ग्रुप पढ़ लिए है ना, सुपर डुपर लीविंग ग्रुप पढ़ लिए। तो कुछ लीविंग ग्रुप बहुत ही है ना बैड लीविंग ग्रुप हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा वो ऑर्डर कॉपी करा। अच्छा नोट कर लो बेटा। ये क्या, गुड वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बैड वाले कुछ गिने चुने तो उनको अलग से पढ़ा दिया, क्योंकि गुड एक्सीलेंट या गुड लीविंग ग्रुप को बहुत सारे उनकी लिमिट है। देखो बैड वही 4 है, वो वही 4 याद कर लेना है ना, उनको
तो इसलिए थोड़ी है ना। बैड लिविंग ग्रुप गिनती के हैं, सबसे कम संख्या में बैड लिविंग ग्रुप और रेयर होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप रेयर है ऑर्गेनिक। तो बैड लिविंग ग्रुप में ये 4 लिविंग ग्रुप आप लोग याद रखिए। एक हो गया एमाइड आयन H2 माइनस, OH माइनस, फ्लोराइड आयन और R माइनस, ये आपके बैड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, है ना। रीजन क्या है, ये क्यों बैड लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में आते हैं? तो रीजन क्या है, देखो ये इन चारों में कोई भी देखें तो इनमें खास बात है कि इनका जो की एटम है वो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है ना। देखो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, आर में कार्बन ही होगा तो कार्बन भी सेकंड पीरियड का, है ना। अच्छा इससे क्या होगा, सेकंड पीरियड का हुआ तो क्या हुआ, इससे क्या होता है, देखो जब इनमें से कोई भी बेटा जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे मान लो कार्बन के साथ OH अटैच हो गया और कार्बन के साथ जब OH अटैच हो जाता है तो इन्हीं को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। आगे हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो कार्बन भी सेकंड पीरियड का और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है। और सेम पीरियड के एलिमेंट में आप उनके ऑर्बिटल, ये तो आप लोग को पता ही होगा, सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो इनके ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है ना, तो बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग होती है, परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर भी इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग, मतलब एक एटम का न्यूक्लियस को पुल करने में दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल ये चारों के चारों जब कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है तो ये निकलना नहीं चाहते आसानी से, बिल्कुल फेविकोल का जो नहीं टूटेगा नहीं, ठीक है, वो वाला केस होता है कि अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी आके अपना सर यहाँ भेड़ दे लेकिन NH2 माइनस नहीं निकलता है। OH आप देखोगे आगे अल्कोहल की रिएक्शन में देखोगे कि अल्कोहल कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है। कि आप सोचो कि अल्कोहल की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, OH डायरेक्ट निकल जाए ना, इतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की कि वो डायरेक्ट निकलता ही नहीं। अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप क्यों ना आके टकरा जाए कार्बन से, OH नहीं निकलेगा। NH2 एमीन्स में NH2 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, फ्लोराइड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं और एल्किल भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, है ना। तो रीजन इसमें बस अगर एक ही टू द पॉइंट बोला जाए तो रीजन में लिख लिए ड्यू टू लार्ज बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ वही वो उसका भी तरीका है कि आपने कसम खा ली कि अल्कोहल से OH को हटाना ही हटाना है, तो उसमें तरीका होता है गुड बैड लिविंग ग्रुप को पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको हटाते हैं, मतलब डायरेक्ट OH नहीं हटता कभी। क्या नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या लग रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है कभी, सब्स्टिट्यूशन कार्बन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। कार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी वजह से रेयरली देखने को मिलती है कि OH जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही कहानी है, क्योंकि OH जब भी कार्बन से जुड़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होगा, उसकी ओवरलैपिंग, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आसानी से तो कोई न्यूक्लियोफाइल उस पे हटा नहीं पाता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता, नहीं निकलता है। अभी आगे रिएक्शन पढ़ो मुन्ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तुमने देखा ही क्या, OH नहीं निकलता है। हाँ उसमें क्या होते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, गुड बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए। वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, OH प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सोनियम आयन बना देता है और ऑक्सोनियम आयन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऑक्सोनियम आयन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो अनस्टेबल, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो उसका तरीका है OH को निकालने का, ऐसा नहीं हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्कोहल कभी सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं है, अल्कोहल देते हैं बहुत सारी ऐसे में सब्स्टिट्यूशन देते हैं,
लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इसमें एसिडिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन कराना होता है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम लेते ही बैड लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पे बताया है कि जैसे Br माइनस न्यूक्लियोफाइल दिखाया गया है एक एग्जांपल में, और इसमें वो अल्कोहल पे अटैक कर रहा है और OH निकालना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है, ये फिजिकल नहीं है कि Br माइनस डायरेक्ट अटैक करके OH हटा दे। ठीक है, रीजन वही बताया है कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस खुद में अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है तो पुअर लीविंग ग्रुप होगा। और दूसरी बात यही बोला है कि द लीविंग ग्रुप शुड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन। लीविंग ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़े ना उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, और यहाँ पे इन चारों के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, और ये जब भी अटैच होते हैं एल्किल ग्रुप से तो बॉन्ड एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो परफेक्ट ओवरलैपिंग होने की वजह से है ना, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इनके केस में ज्यादा होती है। ऐसे ही एल्किल को दिखाया है कि एल्किल कभी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। जैसे आपको सोचे कि एथेन, एथेन में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और दूसरे एथिल को हटा देना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड बहुत परफेक्ट ओवरलैपिंग की वजह से स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो पाता है नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस हम लोग को आगे देखने को मिलेगी कि ऐसी रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती। हाँ, इनको कराने का दूसरा जुगाड़ होता है कि अगर आपको निकालना ही है OH को तो फिर उसको बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसका तरीका होता है। तो आगे बात से बस ये चार आप लोग ध्यान रखें कि ये इनको मत निकालिएगा कभी डायरेक्ट कि न्यूक्लियोफाइल अटैक का था और इनमें से किसी को हटा दो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक, डायरेक्ट नहीं हटेगा। जैसे ये क्वेश्चन है AI ट्रिपल में आ गया है थोड़ा सा, इसमें कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेड व्हेन Z इज, Z कहां लगाया हुआ है ये, और अगर ध्यान से देखो उसने रिएक्शन हिंट के तौर पे लिख के दिया आपको कि हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और अल्टीमेटली Z निकल रहा है, इसका मतलब Z यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप है, और कह रहा है कि ये इस रिएक्शन का रेट किस केस में सबसे ज्यादा होगा, तो चारों में लीविंग ग्रुप का ही चेहरा बदल रहा है। अब इन चारों में जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उसी के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इनमें सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है पहला वाला Cl। अगर ये Z की जगह Cl होगा तो ये सबसे जल्दी निकलेगा। उसको इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि Cl वही है कि इनके कॉन्जुगेट एसिड बना रहा हूं, अच्छा Cl करके नहीं निकलेगा, Cl माइनस करके निकलेगा, Z माइनस करके, तो इनके कॉन्जुगेट एसिड बना दो, तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड यही बनाएगा, ये HCl बना देगा, और ये वाला एसिडिक एसिड बना देगा, ये वाला अल्कोहल बना देगा, और ये वाला अमोनिया बना देगा, है ना। तो सबसे अच्छा इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड HCl ही बनता हुआ दिख रहा है। आपका आंसर बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक। एसिडिक एसिड बना दिया ना। और अच्छा एक बात और, ये जो ये सलमान वाला मैंने ऑर्डर लिखा है, इससे मतलब ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में HI, HBr, फिर थर्ड नंबर में सल्फ्यूरिक एसिड, फिर HCl, फिर HL, ये 5 और लिख लेना, ये इनसे आगे आते हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो जितने भी ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सल्फोनिक एसिड से भी ज्यादा एसिड है ना, वैसे भी इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक से ज्यादा एसिड। हां लास्ट में HI, HBr, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक के बाद लिख लेना और सल्फ्यूरिक HCl से पहले लिख लेना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, इसलिए वो बैड लिविंग में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ऐसे अच्छा फिर अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में टाइप ऑफ सॉल्वेंट। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन
सॉल्वेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जितनी भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अच्छा ये कैसे पहचानेंगे सॉल्वेंट है? क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिख के दे दी तो उसमें कैसे पहचानेंगे क्या सॉल्वेंट क्या है? तो देखो सॉल्वेंट की एक ही पहचान होती है, वो हमेशा एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं, है ना। जैसे आपने तो बहुत सही, अभी तो तुम लोगों ने रिएक्शन, अच्छा चलो एक ये बताते हैं फ्लिंकलिस्टिन रिएक्शन। देखो फ्लिंकलिस्टिन रिएक्शन में एल्किल क्लोराइड NaI के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और बनता है RI प्लस। अब इसमें बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है? कोई है सॉल्वेंट इसमें? अरे बाप रे, हाँ तो चादर भी नहीं लाया। सारा करना नहीं तो एक मिनट, इसका चार्जर नहीं याद आया है, वैसे बैग में पड़ा रहता है, आज मैंने देखा ही नहीं, इतनी कम बैटरी पहले ही से कम थी। किया है भाई, बड़ी समस्या है। ठीक है चलो भाई 5% जब तक हो सकता है कि वो खींच जाए क्लास। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट तो क्या, सॉल्वेंट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो सॉल्वेंट का बड़ा उमदा रोल होता है। ठीक है, जैसे वो फ्लिंकलिस्टिन रिएक्शन लिखी थी ना तो उसमें एरो के ऊपर तो एसीटोन लिखा हुआ था, तो एसीटोन उसमें क्या था? सॉल्वेंट था, है ना। तो सॉल्वेंट ज्यादातर एरो के ऊपर नीचे लिख दिए जाते हैं, है ना। अब देखो सॉल्वेंट रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। इसका चार्जर बैटरी बहुत कम हो क्या, देखो कोई आईपैड का है, कोई इस समय कोई होगा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे अगर लोग देखें केवी सरकार आज इनकी क्लास ही नहीं थी, शाम को था ना तो आज थे आरबीएस है, वो तो मेरे सामने चले गए। चलो कोई बात नहीं। देखो सॉल्वेंट दो तरह का, सॉल्वेंट में एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होते हैं कुछ होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट किनको बोलते हैं? जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो, है ना। ऐसे जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालना आता ही आप लोगों को। ठीक है, वो सब पोलर होते हैं। और नॉन पोलर होते हैं जिनका ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो। ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो पोलर से समझ में आ रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो होगा। प्रोटिक का मतलब हाँ उनके पास क्या होना चाहिए? एक एसिडिक हाइड्रोजन, कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिख लो हैव एट लीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, हैव एट लीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको ये देख के बोलना है कि अगर पोलर है और उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है, कम से कम एक भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो पोलर हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, पीपीएस शॉर्टकट में बोल सकते हो। और पोलर एप्रोटिक में क्या होता है? हैव नो एसिडिक हाइड्रोजन, एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब आती बात कि सर हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है कौन सा नहीं है? तो ये हम लोग जीओसी में पढ़े थे, है ना। कंस मामा को याद कर लेना, ये याद कर लो। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ये एक जनरल ऑर्डर है, बस ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। अगर किसी मॉलिक्यूल में इनसे डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन अगर आपको दिख रहा है ना, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन।
तो X में वो चारों हेलोजन आ जाएंगे, X मतलब हेलोजन, तो चारों में कोई भी हेलोजन, ठीक है। तो आगे बात समझे, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें से जैसे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिडिक नेचर का होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाटर, तो ये पूछे वाटर पोलर प्रोटीन है कि ये प्रोटीन है, तो वाटर में O के साथ H है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए पोलर के साथ प्रोटीन भी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो म्यू v से होता है ना वाटर का, तो म्यू 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 ऐसे आता हो कोई, तो डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो होता है, लेकिन उसके पास वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन, दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए वो इस कैटेगरी में आता है पोलर प्रोटीन, है ना। कोई मुझे एल्कोहल, ऐसे कोई मुझे मेथेनॉल, मेथेनॉल पोलर प्रोटीन है कि ये प्रोटीन है, तो मेथेनॉल में CH3O, O के बाद लास्ट में H जो आ रहा है वो एसिडिक है, वो ऑक्सीजन के साथ है, और अल्कोहल भी V शेप के होते हैं, तो पोलर तो हो गई, है ना। ऐसे कोई पूछे बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, उसमें हाइड्रोजन होते तो हैं लेकिन वो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है, और डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, और बेंजीन तो पोलर ही नहीं होता, उसमें तो आमने सामने के हाइड्रोजन एक सब डाइपोल और कैंसिल हो जाएगा खटाक खटाक, है ना, तो बेंजीन का म्यू नेट 0 होता है। अच्छा एसीटोन, अच्छा ये बताओ एसीटोन किस कैटेगरी में आएगा, एसीटोन, एसीटोन का ये फॉर्मूला, तो इसमें हाइड्रोजन जरा चेक करो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसीटोन का हाइड्रोजन, है ना, कार्बन के साथ है तो वो कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन के से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, मेथिल एथिल इनके हाइड्रोजन तो कभी देखो नहीं होते, सिंगली बॉन्डेड कार्बन को तो एसिडिक होते हैं। हाँ तो ये पोलर प्रोटीन, हाँ लेकिन इसका डायपोल मोमेंट बन रहा है नेट है, तो इधर से म्यू म्यू ऊपर भागेगा म्यू, उसका इनको मतलब रिजल्टेंट नेट डायपोल मोमेंट ऊपर के साथ आएगा, तो है तो ये पोलर, लेकिन एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखो ये लिस्ट है, इसमें आपको यही पहचानना है कि कौन सा सॉल्वेंट पोलर है, पोलर है तो यहाँ टिक मार देंगे, प्रोटिक है तो यहाँ टिक मार देंगे, एप्रोटिक है तो यहाँ टिक मार देंगे, लास्ट में उसको क्लासिफाई कर देंगे कि वो पोलर प्रोटिक है, पीपीएस है, पीएएस है ना। सर एक सेकंड ऊपर कर दीजिएगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन वाला कॉपी कर रहा था। अच्छा बिल्कुल बेटा बिल्कुल करिए कॉपी, हाँ तो यहाँ पे आ गए, हाँ सर देख लिया ओके सर। ठीक है। तो इसमें कौन वाला याद रखना, कौन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन, इनके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, और किसी सॉल्वेंट में एसिडिक हाइड्रोजन हो, है ना, साथ ही साथ वो पोलर भी हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, पोलर प्रोटीन, एसिडिक हाइड्रोजन ना हो लेकिन पोलर हो तो पोलर प्रोटीन, और डाइपोल मोमेंट 0 ही आ रहा है मतलब नॉन पोलर है तो फिर वो नॉन पोलर ही कहलाएगा, फिर एसिडिक देखो चाहे ऐसे कोई पता नहीं, ठीक है, नॉन पोलर का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। चलो बताओ वाटर, वाटर को क्या लिखे, पोलर बोलेंगे ना बोलेंगे, तो पोलर तो है क्योंकि वाटर का V शेप होता है, नेट डाइपोल मोमेंट वाटर का 0 नहीं होता है, म्यू म्यू ऐसे बनता है और ऊपर की तरफ आता है उसके, ठीक है। तो प्रोटिक, हाँ इसके हाइड्रोजन एसिडिक है तो प्रोटिक बोलेंगे, तो प्रोटिक है तो एप्रोटिक तो नहीं बोलेंगे, तो ये फाइनली क्या हो गया, पीपीएस हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आ गया, वाटर कैसा सॉल्वेंट हो गया, पीपीएस, ठीक है। अब मेथेनॉल आप ही लोग बताओ क्या होना चाहिए, पोलर भी है, बहुत बढ़िया, प्रोटिक इसलिए क्योंकि इसका भी V शेप होगा, है ना, तो ठीक है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, हाँ क्या बीमार मतलब उसको फाइनली क्या बोलेंगे, किस तरह का टाइप ऑफ सॉल्वेंट बताना है वहां पे, बीमार की जगह चाहो तो लिख लो टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो लगा देगा टाइप ऑफ। अब जैसे तीसरा है एथेनॉल, तो है तो ये भी अल्कोहल, पोलर भी है प्रोटिक भी है, प्रोटिक हो नहीं सकता तो पीपीएस बोल देंगे इसको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, हाँ अच्छा फॉर्मिक एसिड में कौन सा हाइड्रोजन प्रोटिक है, मतलब एसिडिक नेचर का कौन सा है ना, ये वाला कि ये वाला, हाँ ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वो एसिडिक है,
है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन को मैं सर्कल भी करता जा रहा हूँ जिससे आपको ये याद रहे कि हाँ भैया ये हाइड्रोजन एसिडिक है ना। वाटर के तो दोनों ही एसिडिक होते हैं, तो ये सब एसिडिक हाइड्रोजन है, तभी इनको प्रोटिक बोला जा रहा है। तो पोलर भी है क्योंकि इसका भी शेप बनाओगे तो वी टाइप का शेप ही बनेगा, है ना। तो वी शेप के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सब पोलर ही होते हैं। तो पोलर प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक हो गया। पीपीएस एसिटिक एसिड पोलर प्रोटिक है। हाँ, बिल्कुल है। तो देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो वो सब पोलर प्रोटिक है। पोलर भी है प्रोटिक भी है। पीपीएस अमोनिया पोलर प्रोटिक। अमोनिया नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है अमोनिया का ना, पिरामिडल शेप होता है, म्यू 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 करके ऐसे रिजल्टेंट इसमें बनता ऊपर की तरफ। पोलर भी है प्रोटॉन भी है और इसलिए पोलर प्रोटिक हो गया पीपीएस। फिर एसीटोन, हाँ एसीटोन पोलर, ये पोलर प्रोटिक। इसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है प्रेजेंट, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो पोलर तो है क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट तो बन रहा है ना, लेकिन प्रोटॉन नहीं है इसके पास, तो ये पप्पू पास हो गया पीएस, ठीक है पोलर प्रोटिक हो गया। एक इसी का भाई है डीएमएसओ, कई बार ये आपको रिएक्शन में एरो के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया जाएगा, डी कैपिटल एम कैपिटल एस ओ, इसका पूरा नाम है डाइमेथिल सल्फोक्साइड। ये भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। एसीटोन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है, एसीटोन में कार्बन की जगह सल्फर बैठा होगा, तो स्ट्रक्चर किसका बन जाता है डीएमएसओ का। और कैसा सॉल्वेंट है डीएमएसओ, पोलर प्रोटिक बोलोगे कि पोलर प्रोटिक, तो एसीटोन का भाई है ना, पोलर तो है लेकिन उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी पोलर एप्रोटिक की कैटेगरी में ही आता है डीएमएसओ। इसका शॉर्ट फॉर्म ज्यादा फेमस है, आपको कभी भी लिख के दिया जाएगा तो यही लिख के दिया जाएगा डीएमएसओ। इसके बाद अगला है डीएमएफ, इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो डीएमएफ। डीएमएफ भी एक देखो कैसा सॉल्वेंट है, देखो पोलर एप्रोटिक। इसमें डाइपोल देखो जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है तो उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो आएगा यार। कार्बोनिल में CO डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही पुल रखता है, तो इसमें पोलरिटी तो है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन बेटा इसमें नहीं, तो ये भी पोलर एप्रोटिक ही कहलाता है, ठीक है। एक ये डाइमेथिल एसिटामाइड DMA, ठीक है, ये भी क्या हो गया पोलर एप्रोटिक हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, इसका तो नेट डाइपोल मोमेंट ही 0 है, मतलब ये नॉन पोलर है ना, तो ये तो भैया सीधे लिखो नॉन पोलर। अब 1% बचा है, ठीक, तो साइक्लोहेक्सेन, देखो एक एल्केन आपको सीधे बताते हैं, एल्केन कोई भी एल्केन आर कंसीडर्ड एज नॉन पोलर कंपाउंड, क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच का मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है। तो एल्केन में चाहे मीथेन बोले, मीथेन हेक्सेन है ना, तो सब अच्छा वैसे तो 4 कार्बन से ज्यादा ही बोलेगा, 4 कार्बन से कम वाली तो गैस होता है, ठीक है। तो 6 कार्बन का हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर होता है, सीधे नॉन पोलर लिखो, और नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। और लास्ट में केवल हेक्सेन लिख दिया उसने, नॉर्मल हेक्सेन। एल्केन आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, एल्केन में कोई भी लिख दे, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0, एल्केन आर नॉन पोलर, ठीक है, बस यही है इसमें, एल्केन आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये पहचानना भी हम लोग को आना चाहिए,
क्योंकि आगे जब हम लोग SN1 SN2 E1 E2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे सॉल्वेंट का बड़ा रोल देखने को मिलेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, पोलर एप्रोटिक SN2 को फेवर करते हैं। तो अभी आगे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी तो इन सबका बड़ा आपको मतलब वहाँ पे इनका इम्पोर्टेंस भी समझना है। अभी तो हम लोग बस पहचानना ही सीख रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो एसिड बेस रिएक्शन, जो कि आज हो नहीं पाएगा, तो बैटरी 1% पहुंच गई है, तो फिर अगली क्लास में यही को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी छुट्टी कर देते हैं तुम लोग, ठीक है। कितना खुश हो गए खुशी की क्या इस वीक में थोड़ा पढ़ लो तो भी ORM आ रहा है ना, टेस्ट ORM छोटा है हो भी जाएगा, उसको लापरवाही मत करो, ठीक है। छुट्टी चीज ही ऐसी कि छुट्टी के नाम पे थोड़ी तो खुशी आती है ना। सो भाई